welcome again in one of the other ATP session. ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ATP बायोलॉजी के सेशन में जब हमने सेशन नंबर 1 आपके साथ कंडक्ट किया था तो वी टोल्ड यू द पैटर्न, द पेपर पैटर्न ऑफ फॉर उस अकॉर्डिंग में अगर आपको याद हो तो 3 मेजर टॉपिक्स हैं जो हम एटीपीज में कवर करते हैं। एक मैग्निफिकेशन विद कैलकुलेशन एंड ड्राइंग, दूसरा प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एंड तीसरा ग्राफ एंड चार्ट्स। वालेकुम सलाम अनुशे फातिमा। तो अब मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन और ड्राइंग से रिलेटेड काफी कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और काफी सारे बच्चों को जो काम दिया गया था उसमें से काफी सारे बच्चों का काम रिसीव हुआ है। बट अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि ये ग्रुप पे मैसेज आने के बाद ज्यादातर बच्चों ने रिप्लाई किया है और ज्यादातर बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया है और स्टिल आई हैव गॉट सम नेम्स जिनका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है। तो एक्चुअली तो आपको डेडलाइन बहुत ही याद रखें, जो आपको होमवर्क मिला था उसमें पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं करने थे। यू आर ओनली सपोज टू डू द डायग्राम वाले थिंग। तो अगर वो भी आपसे नहीं हुआ इन 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 7-8 days, तो इट मींस देयर इज अ सीरियस कंसर्न कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। क्योंकि व्हेन यू आर गिवन सम होमवर्क, अ टारगेट, यू नीड टू टेक आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल और फ्रॉम एनीवेयर टू जस्ट कंप्लीट और अचीव दैट टारगेट। तो इसलिए होमवर्क का ना करना बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट और डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। जबकि एक ऐसी चीज जो कि आप आसानी से कर सकते थे, कोई लर्निंग वाला पार्ट तो था नहीं कि लर्निंग करनी थी और लर्न करके फिर आपने कोई लिखना था। दूसरी चीज ये कि अब हम आज के सेशन में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे एटीपीज में। और ये नेक्स्ट स्टेप जिसकी तरफ आज हम अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं, ये बेटा ग्राफ्स और चार्ट से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है जी, ग्राफ एंड चार्ट से रिलेटेड होने वाला है। आज से हमारी बात शुरू करेंगे हम ग्राफ्स और और चार्ट्स के बारे में। एंड वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक, देन हम फाइनल टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस का, जो थोड़ा सा टाइम टेकन है क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया नहीं देना बल्कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको लिखवाने भी हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा रिटन वर्क ज्यादा, तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राफ एंड चार्ट्स के ऊपर आज हम जा रहे हैं। तो ये हमारे, आप समझ लीजिए कि एटीपी का थोड़ा सा एक्सक्यूज लीजिएगा, आई एम जस्ट कमिंग बैक। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो डिस्कशन है बेटा वो आज ग्राफ्स के ऊपर होने वाली है, चार्ट्स के ऊपर होने वाली है और ग्राफ से रिलेटेड चीजें आती हैं पेपर में उन पर होने वाली है। इफ यू रिमेंबर, जब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन और ड्राइंग वाली पार्ट स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि पेपर में मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन और ड्राइंग ये मिलाकर आपको 10 मार्क्स देते हैं। 10 मार्क्स आपको मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन और ड्राइंग से मिलते हैं आउट ऑफ 40 मार्क का आपका एटीपी था। तो अब हम जिस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, द सेकंड सेक्शन ऑफ आवर एटीपी इज ग्राफ, चार्ट्स एंड एनालिसिस। ये हमारा सेकंड सेक्शन होने वाला है बेटा एटीपी का। और इसके बारे में या यकीन रखिए कि मैग्निफिकेशन या इस कैलकुलेशन में तो शायद बच्चे फिर भी गलती कर जाएं, लेकिन बेटा ग्राफ की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि अगर आज की लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड करेंगे तो एटलीस्ट ग्राफ वाले पार्ट में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ना होनी चाहिए। ये पार्ट भी एग्जाम में आपको बेटा 10 मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो आपने जैसे पहला सेक्शन डिस्कस किया था जिसमें मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन और ड्राइंग, ये तीनों चीजों के बारे में कौन सी चीजें कैसे करनी होती हैं, क्या बातें हैं, हर एक चीज हमने समझने की कोशिश की ताकि हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत क्लियर हो और हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, किन चीजों को अवॉइड करना है और कौन सी चीजें लाजमी तौर पर करनी है। इन द सेम वे आज हम ग्राफ, चार्ट्स और एनालिसिस का जो सेक्शन है, जो आपके एटीपी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अगेन आपको 10 मार्क्स देता है एटीपी के पेपर में, तो ये पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। इस पार्ट को हम फर्दर बच्चों 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है ग्राफ एंड चार्ट और दूसरा है एनालिसिस।
of graphical data और tabular data। क्या कहा हमने कि हम इस टॉपिक में दो चीजें देखेंगे। पहली चीज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है, चार्ट कौन से होते हैं, कौन कौन से चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स चार्ट ड्रॉ करने में होती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर आ जाएगा एनालिसिस ऑफ ग्राफिकल डाटा। वंस यू ड्रॉ अ ग्राफ करेक्टली तो उस ग्राफिकल डेटा से कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं। और बाद दफा ग्राफिकल डेटा नहीं होता बेटा, टेबुलर डेटा होता है। आपको टेबल दिया हुआ होता है और उस टेबुलर डेटा से आपने कंक्लूजन कैसे निकालनी होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो इस 10 मार्क को, ये जो 10 मार्क का हमारा विंडो है नाउ ग्राफ और एनालिसिस से, इसमें बेटा दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तकरीबन 5 मार्क्स आपको ग्राफ ड्रॉ करने के मिलते हैं और 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो एनालिसिस ऑफ द ग्राफ से होते हैं। तो जो 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ना, इसमें 5 मार्क्स आपको ग्राफ ड्राइंग से मिलेंगे और 5 मार्क्स आपको जो ग्राफ से डेटा, जो ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो कंक्लूजन निकल रहा होगा उस ग्राफ को देखने के बाद, या समटाइम्स टेबुलर डेटा इज गिवन और जो कंक्लूजन निकल रहा होगा वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको 5 मार्क्स देंगे। तो इस तरह से आपके 10 मार्क्स बनते हैं। तो आप समझ लीजिए मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन और ड्रॉइंग गिव यू 10 मार्क्स आउट ऑफ 40 एंड ग्राफ चार्ट्स एनालिसिस will give you 10 marks out of 40. So this will conclude to 20 marks and then we will lead to the next section which is investigation and something related to your syllabus which will give you rest of the marks. अच्छी बात यह है क्या है बेटा कि अगर आप मैग्निफिकेशन, कैलकुलेशन, ग्राफ्स, ड्राइंग, इन सब की मार्किंग कीज को समझते हैं जो हमने क्लास में कोशिश की है कि आपको अच्छे से बताई जाए और आज भी हम उसी कोशिश को कंटिन्यू करेंगे। तो यकीन कीजिए ये फुल मार्क्स वाले सेक्शन हैं, इसमें आप पूरे पूरे मार्क्स लेते हैं एंड दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। आप जो इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे, प्लानिंग करने जाएंगे, हो सकता है उसमें कोई एक बच्चा एक दो पॉइंट मिस कर जाए, लिखने में गलती कर जाए, लेकिन अगर इन पार्ट्स में आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो ये आपका लॉस है, ये आपका सिग्निफिकेंट लॉस है, क्योंकि ये वो पार्ट्स हैं जिसमें अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं तो यू शुडंट बी लूजिंग इवन 1 मार्क। 1 मार्क भी आपका जो है वो लूज नहीं होना चाहिए। खैर, तो मेरे बच्चे शुरू करते हैं। तो आज हम ग्राफ से रिलेटेड बात शुरू करने जा रहे हैं। आज के हिस्से में काफी सारी डिटेल है जो मैंने आपको कवर करनी है, तो आज हम ग्राफ कर लेंगे और अगले सेशन में हम इंशाल्लाह ताला एनालिसिस ऑफ ग्राफिकल एंड टेबुलर डेटा पर बात करेंगे और ये सेक्शन भी हमारा क्लोज हो जाएगा। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम आपके साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ग्राफ बनाते क्यों हैं। बेटा ग्राफ वाला पार्ट कर रहे हैं और टाइम पे ज्वाइन किया करो अली अयाज। ग्राफ का जैसे हमने मैग्निफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था तो अब दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं, ग्राफ, चार्ट और एनालिसिस का, जो अगेन 10 मार्क का पोर्शन होता है आपके एटीपी में, जिसमें 5 मार्क्स आपको ग्राफ और चार्ट ड्राइंग के मिलते हैं और जो 5 मार्क्स हैं वो आपको डेटा के एनालिसिस के मिलते हैं। तो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ और चार्ट्स के बारे में। तो मेरे बच्चे लिसन वेरी केयरफुल। मेरे बच्चे ग्राफ, सबसे पहला सवाल तो आ जाता है कि हम ग्राफ ड्रॉ क्यों करते हैं, मतलब। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, मजे की बात बताऊं आपको कि केमिस्ट्री के अंदर जब आप एटीपी करते हैं ना, या इवन फिजिक्स के अंदर जब एटीपी करते हैं, आपका स्केल वगैरह बना हुआ आता है और वहां पर सिर्फ वैल्यूज प्लॉट करनी होती है। बट बायोलॉजी में ग्राफ इस एस्पेक्ट से सबसे डिफिकल्ट है कि यू विल बी गिवन एन एम्प्टी, अ ब्लैंक ग्राफ पेपर। बस एक ग्राफ पेपर आपका बना हुआ होगा, एक ग्राफ का जो इमेज है वो आपके आंसर शीट पे बना हुआ होगा एंड कोई स्केल, कोई भी चीज मेंशन नहीं होती। तो इसलिए जो है ना, बच्चों को ज्यादा जो मैंने एज अ टीचर ऑब्जर्व किया है कि बायोलॉजी के ग्राफ्स में बहुत ज्यादा गलती होती है, क्योंकि जब आपको स्केल भी बना के नहीं दिया हुआ होता, वैल्यूज भी पहले से लिखी भी नहीं होती, तो बच्चे एक से बढ़कर एक मिस्टेक करते हैं। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरीथिंग क्लियर। अब पहला सवाल ये आ जाता है कि ग्राफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग द डेटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफ और चार्ट। जब आप किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, शो करते हैं, तो व्हाई डू यू शो द डेटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफ? दैट्स वेरी सिंपल। देखो, अगर डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर रैंडम, फॉर जस्ट लेट मी गिव यू एग्जांपल, मैं रैंडम नंबर्स लिख दूं, 3, 8, 11, 2, 7, 3, 5, 9, 23, 81, 27, 63, 17, ऐसे रैंडम नंबर्स लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि भाई इन रैंडम नंबर्स में कोई सीक्वेंसिंग हो सकती है, कोई वो हो सकता है?
तो आप बोलेंगे सर दीज आर टू रैंडम, ये डेटा बहुत ही रैंडम डेटा है, इसमें कोई सीक्वेंसिंग, कोई कोई हमें जो है ना वो ट्रेंड नहीं दिख रहा। ये नंबर्स, ये वेरिएबल्स बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई ट्रेंड नहीं है। लेकिन वट एवर दी ट्रेंड दे शो, अगर मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लेस कर दूं, तो ग्राफ चाहे जिगजैग बने, स्ट्रेट लाइन बने, कर्व बने, लेकिन ग्राफ की फॉर्म में आप ज्यादा बेटर समझा सकोगे कि यार यहां से यहां तक ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, यहां इंक्रीज हो रही है। समझाने का मकसद है कि ग्राफ या चार्ट में आप कोई डेटा क्यों शो करते हो, वो इसलिए शो करते हो ताकि आप उस डेटा को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको, उसके ट्रेंड को, ट्रेंड का मतलब उसमें जो चेंज आ रहा है, किस तरह का चेंज आ रहा है, क्या वो चेंज कोई रेगुलर चेंज है, क्या वो इंक्रीजिंग चेंज है, क्या वो डिक्रीजिंग चेंज है, या इज इट अ रैंडम चेंज। तो जब आप किसी भी डेटा को ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में बनाते हो, एक्चुअली द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द डेटा इन बेटर वे। आप देखो ना, आप क्रिकेट मैच देखते होगे, क्रिकेट मैच आप देखते हो, क्रिकेट मैच के दौरान आपको वो दिखा रहा होता है कि भाई वो क्या कहते हैं उसको, 50 ओवर बार चार्ट दिखाता है, 50 ओवर का बार चार्ट आ रहा होता है, और उस 50 ओवर के बार चार्ट में आपको क्या दिखा रहा होता है कि भाई पहले 10 ओवर में कितने रन बने, फिर दूसरे ओवर में कितने रन बने, फिर 15 ओवर में कितने रन बने, फिर 20 ओवर में कितने रन बने। तो जब आपको वो बार चार्ट की फॉर्म में दिखा रहा होता है, आप सोचो हर ओवर में जितने रन स्कोर हो रहे हैं, उसको तो रीड करना, अंडरस्टैंड करना और उसमें आपस में रिलेट करना मुश्किल होता है। लेकिन जब वही डेटा आपको चार्ट की फॉर्म में दिया जाता है, एक टेबल की फॉर्म में दिया जाता है, तो एक ले मैन भी आसानी से ये देख लेता है कि मैच के कौन से हिस्से में ज्यादा अच्छे से स्कोरिंग हुई है और मैच के कौन से हिस्से में स्कोरिंग सही तरीके से नहीं हुई। तो बताने का मकसद ये है कि ग्राफ या चार्ट बनाने का मकसद क्या होता है, ठीक है, वो समझने की जरूरत है। टू अंडरस्टैंड ग्राफ और टेबल, सॉरी ग्राफ लेते हैं, इज ड्रॉन फॉर बेटर एंड इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि जो भी डेटा आपको गिवन है, जो भी डेटा, डेटा का मतलब सिंपल इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आप उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, बेटर तरीके से उसके पैटर्न को समझ सकें, उसके इंक्रीज और डिक्रीज को समझ सकें, तो ग्राफ इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू शो दैट। तो इसलिए ग्राफ का ड्राइंग हम करते ही इसलिए, और इसीलिए आप देखेंगे एग्जाम में भी कि जब आपसे एग्जामिनर ग्राफ ड्रॉ करवाता है, उसके बाद वो एनालिसिस करवाता है, क्योंकि असल मकसद तो ग्राफ का यही है ना कि ग्राफ को, ग्राफिकल डेटा को आप देखकर एनालाइज कर सकें कि इसमें क्या चीजें हैं जो आप कंक्लूड कर सकते हैं इस ग्राफ के प्लॉटेड पॉइंट्स को देखकर। खैर, तो ये तो बेसिक सी बात कर ली मैंने, बिल्कुल ही बुनियादी सी, कि ग्राफ जो है हम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे, अब इसमें एक और बेसिक सी बात याद रखना कि ग्राफ आपके ओ लेवल सिलेबस में दो तरह के, आप अपने ओ लेवल सिलेबस में एटीपी में जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो बस दो ही तरह के ग्राफ्स। एक ग्राफ आपका कौन सा है बेटा, जिसे आप कहते हैं सिंपली लाइन ग्राफ, और एक ग्राफ आपका जिसको आप कहते हैं सिंपल बार ग्राफ। यानी एक वो ग्राफ है जिसमें आप लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक वो ग्राफ है जिसमें आप बार्स, ब्रॉड बार्स ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास, आपको दोनों तरह के ग्राफ्स ड्रॉ करना सीखने हैं। दोनों तरह के ग्राफ्स में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। अब लाइन ग्राफ जो है वो भी कई तरह का हो सकता है। लाइन ग्राफ कुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, it could be a curve graph, a curve line, it could be extrapolated graph, it could be two or more intersecting lines। सारी पॉसिबिलिटीज को समझना पड़ेगा। जब मैं ग्राफ समझाऊंगा, ड्रॉ करने का तरीका बताऊंगा, तो ये सारी बातें आपको जरूर बता दूंगा। मोर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये अलग अलग तरह के ग्राफ्स आपको एग्जामिनर पूछता है। लाइन ग्राफ में यूजुअली हमें चार वेराइटीज नजर आती हैं बेटा। आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने को कह देता है बाज दफा आपको कह देता है कि भाई कर्व लाइन बनाइए, बाज दफा आपको कहता है कि भाई ग्राफ ड्रॉ करके एक्स्ट्रापोलेट करें उस ग्राफ को, और बाज दफा कहता है टू और मोर इंटरसेक्टिंग जो है ना लाइंस बनाइए ग्राफ में, टू और मोर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाइए। तो इसका क्या मतलब होता है?
और बाज दफा एग्जामिनर बस आपको कहता है कि जॉइन प्लॉटेड पॉइंट्स, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं बताता कि आपको आपने स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है कि कर्व में ज्वाइन करना है कि क्या करना है। तो आपको लाइन ग्राफ में काफी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। और याद रखिए, ये आपको वही नाजिल नहीं होती, एग्जामिनर हमेशा आपको बताएगा कि लाइन ग्राफ अगर वो आपसे मांग रहा है, ड्रॉ अ ग्राफ कह रहा है, तो वो ग्राफ किस फॉर्म में बनाना है। क्या सिंपल वो स्ट्रेट लाइन बनाना है, या वो कर्व कर्व बनेगा, या उसको एक्स्ट्रापोलेट करना है नहीं करना, या उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है नहीं बनानी, ये सारी बातें वही नहीं हो एग्जाम बताएगा। एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो ग्राफ का क्वेश्चन है उसे गौर से पढ़ें। यूजुअली क्या होता है, ग्राफ के लिए डेटा दिया हुआ होता है, बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, बस उठाता है डेटा प्लॉट कर देता है। तो वो डेटा प्लॉट करते हुए उसको ख्याल ही नहीं आया कि भाई इस डेटा को कैसे ज्वाइन करना था। बेटा मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब ग्राफ पे पहुंचूंगा ना तो बताऊंगा एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब है, सारी बातें बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सुनने पे तवज्जो दीजिए। तो मैंने क्या कहा, सिंपल करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करता। मैंने कहा कि आज से हम ग्राफ की बात शुरू कर रहे हैं अपने एटीपी में। ग्राफ में दो चीजें हैं, ग्राफ मेकिंग और एनालिसिस ऑफ ग्राफ। ग्राफ मेकिंग 5 मार्क्स, ग्राफ की एनालिसिस भी 5 मार्क्स, तो टोटल बन जाते हैं 10 मार्क्स। ये बात सबको समझ आ रही है। उसके बाद हमने कहा कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्यों करते हैं, टू मेक द बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। आप डेटा बेटर बेटर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें, उसके कंक्लूजन निकाल सकें, उसको रीड कर सकें, इसलिए आप ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब हमारे सिलेबस में कितने तरह के ग्राफ हैं बच्चों, 2 तरह के ग्राफ्स हैं। नंबर 1 लाइन ग्राफ, नंबर 2 बार ग्राफ। लाइन ग्राफ में एक लाइन बन रही होती है, और बार ग्राफ में बाकायदे डब्बे बॉक्सेस बन रहे होते हैं, बार्स बन रहे होते हैं, तो उसको बार ग्राफ कहते हैं। और दोनों हम बनाना सीखेंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर है ऑनलाइन वालों? क्या Yes, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. yes, चलो, sir. बेहतरीन हो गया। उम्मीद है कि यहां तक बात सबको वाकयातन क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चे, इसी तरह बार ग्राफ जो है, बार ग्राफ में आपके पास बस 2 वेराइटीज है। बार ग्राफ में ज्यादा वेराइटी नहीं है। एक आपके पास है बार चार्ट, और एक आपके पास है हिस्टोग्राम। दोनों में फर्क होता है, लेकिन बड़ा माइन्यूट सा, और अगर इस फर्क का ध्यान ना रखा जाए तो आप डेफिनेटली एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप ग्राफ्स की पूरी सिचुएशन को देखें तो बस ये आपके पास वेराइटीज हैं। दिस इज द मैक्सिमम वेराइटी यू कैन बी आस्क्ड ऑफ इन योर एग्जाम। ये मैंने मैक्सिमाइज कर दिया है, ठीक है जी। लेकिन याद रखिए, जब चाहे ग्राफ लाइन ग्राफ हो, चाहे ग्राफ बार ग्राफ हो, उस ग्राफ को ड्रॉ करने के कुछ कवानीन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मार्किंग पॉइंट्स हैं, जिन पर अगर आपने सारे मार्किंग पॉइंट्स को बेटा टिक किया तो बहुत आसानी से आप ग्राफ में 5 ले लेते हैं, चाहे आप लाइन ग्राफ बना रहे हो बार ग्राफ। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि ग्राफ बनाते हुए ना 2 चीजें, एक आज का लेक्चर याद होना चाहिए, और दूसरा तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आपको लेक्चर याद है, आपको ये याद है सर ने बताया था ये करना है, लेकिन आपने रीड ही प्रॉपर नहीं किया कि ग्राफ में क्या चीज वो मेंशन कर रहा है ड्रॉ करने के लिए। और बाज दफा मिस रीडिंग की वजह से आप अपने तौर पे तो सही ग्राफ ड्रॉ करते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल मिस्टेक वो पूरा ग्राफ कट जाता है, गलत हो जाता है। याद रखें, ग्राफ में अगर मार्क्स कट गए ना, दैट वुड बी रियली अनफॉर्चुनेट, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें बहुत आसानी से यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5। तो बहरहाल, ग्राफ लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, आए समझते हैं। चाहे लाइन ग्राफ हो, ग्राफ चाहे लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, उसे ड्रॉ करने के लिए हमारी कैम्ब्रिज की जो मार्किंग स्कीम है, चाहे ग्राफ लाइन ग्राफ हो या चाहे ग्राफ, बोलो बेटा, बार ग्राफ हो, हमारी कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम हमें कहती है कि भाई ग्राफ ड्रॉ करते हुए 5 बातों का ख्याल रखा जाए। 5 आउट ऑफ 5 कैसे मिलेंगे, 5 बातों का ख्याल रखेंगे, 5 मार्किंग क्लियर होंगी तो आपको 5 आउट ऑफ 5 ग्राफ में मिल जाएंगे। और ये 5 बातें मैंने नहीं बतानी है, बल्कि अगर आप कैम्ब्रिज की जो वो है आपकी पेपर 4 की गाइडलाइन है, उसी में लिखी हुई है कैम्ब्रिज ने, और बड़ा अच्छा सा कैम्ब्रिज निमोनिक भी देता है इसके लिए। तो ये निमोनिक जब याद रहेगा तो आसानी से आपको ये मार्किंग स्कोर करने में आसान होगा। तो अगर आप भी वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ग्राफ की जो डिटेल्स हैं उसमें एग्जामिनर कहता है जो मार्किंग ऑफ ग्राफ है, वेदर इट्स अ लाइन ग्राफ और अ बार ग्राफ, जो मार्किंग ऑफ ग्राफ है बेटा वो 5 पॉइंट्स पर होती है, जिसको अगेन हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोलता है। अरे वाह, अरे वाह 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 भाई महमूद, तुमने तो लगता है पूरी तैयारी, क्या बात है।
ठीक है, ये बड़ा फेमस निमोनिक है जिसको कहते हैं आई स्लैप। आई स्लैप, ठीक है जी। ये ग्राफ का निमोनिक है, ग्राफ बनाने का, ग्राफ के 5 नंबर में से 5 नंबर लेने का निमोनिक है ये आई स्लैप। यानी अगर आप ग्राफ, चाहे लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ग्राफ में कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जो स्कोरिंग आपको हो रही है ना, वो कुछ बेसिक स्केल्स पर हो रही है, और उसको हमारी कैम्ब्रिज की आउटकम्स में आई स्लैप कहा गया। व्हाट इज दिस आई स्लैप? बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे। यहाँ पर आई जो है वो आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल है, आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल। देखें, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पर आएगा, कौन सा वेरिएबल वाई एक्सिस पर आएगा, इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। समझ आ रही बात? कौन सा जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप उसको कुछ वेरिएबल्स एक्स एक्सिस पर रखते हो, कोई वेरिएबल वाई एक्सिस पर रखते हो। तो याद रखिए, इसी को आप कहते हैं कि जनाब आली आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल। कि आप जब ग्राफ बना रहे हो तो यू शुड नो कि कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे रखना है, कौन सा वाई एक्सिस पे रखना है। उसके लिए भी मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा जुगाड़ है। उसके बाद आ जाते हैं एस। तो हमारा एस क्या होता है? स्केल। एस यहाँ पर होता है स्केल। कि जब आप ग्राफ में वेरिएबल डिसाइड कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे रखना है, कौन सा वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस पे रखना है। वंस यू डिसाइड कि कौन सा वेरिएबल बेटा एक्स एक्सिस पे रखना है और कौन सा वेरिएबल बोलो बेटा वाई एक्सिस पे रखना है, तो फिर उसके बाद आ जाता है स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? बेटा किसका माइक खुल रहा है दरमियान में? हेलो, किसका माइक खुल रहा है दरमियान में यार? हर दफा एक ही बात बतानी पड़ती है। प्लीज माइक का ध्यान रखें। अब्दुल बासित, आपका माइक खुला हुआ है, क्या कर रहे हो तुम? नशे में तुम? ओके, बैक टू द डिस्कशन। बेटा टेम्पो खराब हो जाता है, फिर डिस्टर्बेंस भी होती है। तो हमने क्या कहा, ग्राफ चाहे लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, आपने उसकी मार्किंग हासिल करनी है। अगर 5 नंबर का, देखो ग्राफ बाजू में 6-7 नंबर का भी आ जाता है, तो 6-7 नंबर में फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन हर ग्राफ में 5 बातें कॉमन होती हैं जिसको हम आई स्लैब कहते हैं। यानी सबसे पहले आपने वेरिएबल सही आइडेंटिफाई किया हो। ऐसा ना हो कि जो चीज एक्स एक्सिस पे रखनी थी उसको आपने वाई एक्सिस पे रख दिया हो, जिस चीज को आपने वाई एक्सिस पे रखना था उस चीज को आपने एक्स एक्सिस पे रख दिया हो। दिस मच मस्ट बी वेरी क्लियर। और कैसे पता चलेगा उसको मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आ जाता है एस फॉर स्केल। हाँ जी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल मैं पहुंचूंगा तो समझाऊंगा ना यार, अभी तो मैं इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ। जानू तुम कहाँ चले गए अभी आगे आगे? ठीक है जी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूंगा मैं, और आपको समझा दूंगा कि क्या होता है। खैर, अब आ जाता है दूसरा स्केल। कि वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप अब ग्राफ का स्केल सही सिलेक्ट करें। स्केल सही सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? कि मेरे बच्चे, जब आप ग्राफ सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखते हैं ग्राफ पेपर में बॉक्सेस बने होते हैं। मैंने एक ग्राफ पेपर निकाल के रखा हुआ है, देखें ये ग्राफ पेपर है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना? तो अब आप, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। मसलन बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि ग्राफ उन्होंने यूं करके बना लिया। तो ग्राफ का तो एक्स और वाई एक्सिस सही आपने बनाया, लेकिन मसला ये है कि ग्राफ पेपर, जैसे याद करो मैंने मैग्निफिकेशन के लिए बताया था, इसी तरह यहां पर भी याद रखना। मैं बताऊंगा मेरे भाई, तुम लोग सब्र तो कर लो थोड़ा सा। आगे मैं ही बताऊंगा, मैं ही तो टेंशन नहीं लो, थोड़ा सब्र कर रखो। एग्जाम्पल दूंगा, सारी बातें समझाऊंगा। अभी पहले पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो। तो सबसे पहला पॉइंट कब मिलता है? जब आप जो डेटा गिवन है उसमें सही वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर और सही वेरिएबल को वाई एक्सिस पर रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2 होता है स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? याद रखें, स्केल कभी भी ऐसे नहीं लिया जाएगा। स्केल के लिए हमेशा जब आप एक्सिस ड्राइंग में जाएंगे तो आप फुल स्केल लेंगे। फुल स्केल का मतलब क्या है? डू नॉट एवर ड्रॉ द ग्राफ इन विद पर ऑलवेज यूज द मैक्सिमम स्पेस। मैक्सिमम स्पेस, क्योंकि स्केल का स्टैंडर्ड क्या है? जिस तरह याद करो मैग्निफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि डायग्राम में मोर देन 70% पार्ट ऑफ द पेपर शुड बी यूज। इसलिए ग्राफ में भी याद रखें, ग्राफ में मोर देन 80% ऑफ द ग्राफ पेपर शुड बी यूज। तो आप जब पहले से ही ग्राफ पेपर बेटा छोटा सिलेक्ट करते हो ना स्केल, तो फिर आप जाहिर इसी स्केल में ग्राफ बनाओगे। तो मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपका 80% ग्राफ पेपर यूज नहीं होता। इसलिए डू नॉट एवर गो विद दिस काइंड ऑफ ग्राफ और दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ऑलवेज यूज द फुल स्केल। ठीक है, जो पूरा स्केल है उसको आप, यानी पूरा एक्स और वाई एक्सिस आप ले लोगे, और पूरे एक्स और वाई एक्सिस में, जी बेटा अयाज, इस सारे सवाल के जवाब ठंड से मिलेंगे, जरा आगे तो पढ़ने दो मुझे।
ठीक है जी। तो पहली जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। तो मैं वापस आ जाता हूँ बेटा। हमने क्या कहा कि ग्राफ की ड्राइंग में 5 बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दी वेरिएबल, कि कौन से वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर रखना है, कौन से वेरिएबल को वाई एक्सिस पर रखना है। ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा, स्केल। Scale should be full scale, and the scale of the graph should use almost 80% और more of the graph. ग्राफ का 80% और मोर का इस्तेमाल, मोर ये यूज कर रहा हूं। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, यस sir. सर। Yes. इसके बाद आ जाता है बेटा लेबल। आपने लेबल करना है एक्सेस को, लेबल द एक्सेस। आपने लेबल करना है कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी, यानी आपने खुद से नहीं सोच लेना है कि मैंने ये एक्स एक्सिस पे रख दिया और एग्जामिनर खुद ही देख लेगा कि मैंने क्या एक्स एक्सिस पे रखा है। वट एवर द क्वांटिटी यू हैव पुट ऑन द एक्स एक्सिस, यू नीड टू लेबल इट कि भाई एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द थर्ड मार्किंग पॉइंट। क्या कहा आपने? सबसे पहले आपने खुद आइडेंटिफाई सही करना है कि ग्राफ में जो दो डेटा रखे जाएंगे उसमें से कौन सा एक्स एक्सिस पे आएगा, कौन सा वाई एक्सिस पे आएगा, उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। दूसरा कि आप जब ग्राफ का स्केल लें, फुल स्केल लेंगे, एंड यू नीड टू मेक अ ग्राफ इन अ वे कि वो आपका 80% या मोर पार्ट यूज हो जाए। ऐसा ना हो कि हाफ पेपर या हाफ से जरा सा ज्यादा ग्राफ इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो भी आपका टेक्निकली रॉन्ग होगा और उस पर भी मार्क डिटेक्ट होगा। फिर तीसरा आ गया लेबल द एक्सेस। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द एक्सेस के कौन से एक्सेस पे क्या रखना है, तो आप लेबल करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे भी यहाँ ग्राफ बनाया था, कहाँ गया, ये ग्राफ बनाया था। अब अगर लेट्स सपोज मैं कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बना रहा हूँ, लेट्स से रेट के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड रेट ऑफ एंजाइम, तो मैं यहाँ पर अब लेबल करूंगा कि यार ये जो है ना कॉन्सेंट्रेशन है और ये जो है अल्लाह भला करे आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो लेबल करना जरूरी है। ये नहीं कि आपने लेबल ही नहीं किया, तो लेबल करना जरूरी है कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेबलिंग, अच्छा लेबलिंग जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर करें, आप लेबलिंग यहां पर भी कर सकते हो। क्या होगा, लेबलिंग आप कहीं भी कर सकते हो। आप लेबलिंग वाई एक्सिस पर लेबल करना है तो आप लेबल यूं भी कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से भी लेबल कर सकते हो। समझ आती है बात? जरूरी नहीं कि बिल्कुल टॉप पे लिखो या इधर बिल्कुल एक्सट्रीम पे लिखो। आप लेबल बस नीट एंड क्लीन लेबल होना चाहिए, लेबल नजर आना चाहिए कि आपने ग्राफ को लेबल कर दिया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, वेरी क्लियर। Sir. अच्छा जी, तो अब जो 5 मार्किंग पॉइंट्स पे मैं बात कर रहा था, एंड वी विल बी गोइंग इन डिटेल ऑफ एवरी पॉइंट। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल, नंबर 2 मेक अ लार्ज स्केल ऑन द ग्राफ, फिर लेबल दी स्केल, आपको लेबल करना होगा उसको, और फिर ए यहां पर आता है एक्सेस के लिए कि आपने लेबल तो किया है लेकिन वही बात आ गई कि सही एक्सेस पे सही वेरिएबल को लेबल किया हो, तो एक्सेस शुड बी करेक्ट, एक्सेस शुड बी करेक्ट। आपने जो लेबलिंग की है वो सिर्फ लेबलिंग ना हो बल्कि सही एक्सेस पर लेबलिंग हुई भी हो। जहां पर जिस जिस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लेबल होना था वो एक्सेस पे लेबल हुई भी है, और जिसको वाई एक्सिस पे लेबल होना था वो वाई एक्सिस पे लेबल हुई भी है। यानी लेबल करना भी है और सही एक्सेस पे लेबल करना है। एंड फाइनली आ जाता है पी फॉर प्लॉट द पॉइंट्स और प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स, कि अब आपको आखिरी जो मार्क मिलता है वो किस बात पर मिलता है कि आपने जो डेटा दिया हुआ है उनको आप सही प्लॉट करें, ग्राफ में उनको एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आप उनको प्लॉट करें। तो मेरे बच्चे ये बेसिक प्रोटोकॉल बनता है जो हमें कैम्ब्रिज कहता है कि भाई किसी भी ग्राफ में, वेदर इट्स अ लाइन ग्राफ और अ बार ग्राफ,
आपको ये 5 बातों का ख्याल रखना है। अब एक एक बात की डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जस्ट टू कंक्लूड टिल दिस पॉइंट, आपको मैंने क्या कहा कि ग्राफ और चार्ट और एनालिसिस ऑफ द डेटा पर हम जा रहे हैं। 10 मार्क का ये पोर्शन है जिसमें ग्राफ की ड्राइंग 5 मार्क्स की है, एनालिसिस ऑफ द डेटा भी 5 मार्क का है। आज की नशिस्त में हम ग्राफ से रिलेटेड सारा मटेरियल कवर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ग्राफ क्यों ड्रॉ किया जाता है? फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है जी, फॉर बेटर कंक्लूजन ऑफ, यानी सो दैट वी कैन ड्राइव बेटर कंक्लूजन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द डेटा। फिर 2 तरह का ग्राफ आपसे ड्रॉ करवाया जाता है, या लाइन ग्राफ या बार ग्राफ। लाइन ग्राफ में लाइन इस्तेमाल होती है, बार ग्राफ में डब्बे बनते हैं। लाइन ग्राफ की कई शक्लें हो सकती हैं और हर शक्ल एग्जामिनर आपको बताएगा। यानी एग्जामिनर सिंपल कह सकता है कि पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बनाइए, स्ट्रेट लाइन बनाइए, या कर्व लाइन बनाइए, एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन बनाइए, या एक या दो ज्यादा लाइन बनाइए, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाइए। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपको एग्जामिनर बताता है और हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑल दोज वेरिएशंस। और उसके बाद फिर बार ग्राफ में 2 चीज आ जाती है, बार चार्ट आ जाता है और हिस्टोग्राम आ जाता है। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने कहा कि ग्राफ के अंदर चाहे लाइन ग्राफ हो या बार यस ग्राफ हो, सर। कुछ पॉइंट्स हैं जो स्कोरिंग के लिए बेटा कॉमन है, एंड दोज आर आई स्लैब, आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल, स्केल, मैक्सिमम स्केल ऑफ द ग्राफ, लेबलिंग शुड बी डन, एंड लेबलिंग शुड बी डन ऑन द राइट एक्सिस, एंड प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट शुड बी राइट। ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आपको स्कोरिंग होती है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अब मैं इसके बारे में इंडिविजुअल डिटेल में जाने वाला हूं। सबको क्लियर है? शहीर, जैनब, ताहा, नाहिया, एवरीबॉडी क्लियर? जोहा, इस्माइल, रबीत, यस अरीज, सर। इस्मा, चलो बेहतरीन हो। अब आ जाओ मेरे बच्चे असल इंपॉर्टेंट बात की तरफ, अब चलने की बारी। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला मसला हल करते हैं आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल का। सबसे पहला मसला हल कर देते हैं आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल। कि जब आपको कोई डेटा दिया हुआ होता है, जब आपको कोई डेटा दिया हुआ होता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एक्स एक्सिस पे आएगा, कौन सा वाई एक्सिस पे आएगा? देखो इसका स्टैंडर्ड तरीका तो ये है, मैं पहले स्टैंडर्ड तरीका बता दूं फिर जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ ओ लेवल में चल जाती है, वैसे इसके आगे नहीं चलेगी, इसलिए मैं असली तरीका भी बता दूं पहले आपको, और फिर जुगाड़ भी बता देता हूँ। चलो उसको साइड कर देते हैं फिलहाल, ठीक है? पहले असली तरीका जान लेते हैं। तो मेरे बच्चों, पहले आइडेंटिटी यानी कैसे होगी, अभी किसी बच्चे ने जिक्र किया था। तो बेटा इसके लिए आप सबने 2 वर्ड सुन रखे होंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा, अयाज अली है मेरी क्लास में आज या नहीं है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अयाज अजय बड़े खामोश हो यार आज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो भाई ये 2 वर्ड आपने बहुत सुन रखे होंगे, और ये 2 वर्ड बार बार आएंगे। अभी जब इवन के हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग करेंगे उसमें भी आएगा, ठीक है ना? तो अब लिसन वेरी केयरफुली मेरे भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पता होना चाहिए। और कैसे होगा? लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, आप एक्सपेरिमेंटली सुनना। जो वेरिएबल, जो क्वांटिटी, समझना बच्चे, जो क्वांटिटी आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैं एक्सपेरिमेंटल एंगल से बता रहा हूं, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। जो क्वांटिटी आप एक्सपेरिमेंट में खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। डेफिनेशन तो बहुत सारी है, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको हमेशा काम आ जाएगा। वो क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट याद रखो, 2 चीजों का रिलेशनशिप होता है, 2 चीजों का दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक वेरिएबल आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और आसान कर दूं, वो वेरिएबल जिसको आप एक्सपेरिमेंट में मेजर कर रहे होते हो, वो वेरिएबल, वो क्वांटिटी जिसे आप एक्सपेरिमेंट में मेजर कर रहे हो, जिसे आप मेजर कर रहे हो, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दोबारा समझना आसान करने के लिए, क्या कहा मैंने? वो वेरिएबल कंट्रोल बाय एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट वो खुद जिसको कंट्रोल कर रहा है, जिसका सैंपल साइज खुद प्रिपेयर कर रहा है, जिसका सैंपल साइज खुद प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो चीज आप एक्सपेरिमेंट में मेजर कर रहे हो, जो वेरिएबल, वेरिएबल विच इज measured during experiment, variable measured during experiment, experiment में
जो वेरिएबल आप मेजर करते हो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल से बताऊंगा तो शायद बेहतर समझ आ जाए। मसलन अगर आप कंसंट्रेशन, समझना बेटा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पर, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का इफेक्ट आप देख रहे हो रेट ऑफ एंजाइम या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पर, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ कि आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या मेजर करोगे। अगर मुझे कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है एंजाइम के रेट पर, तो मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? कंसंट्रेशन मैं खुद कैलकुलेट, खुद जो है वो बनाऊंगा, और मैं मेजर क्या करूंगा? रेट को। यस और नो? कंसंट्रेशन में खुद कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं मेजर क्या कर रहा हूँ? रेट को इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यहां पर कंसंट्रेशन मेरा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो रेट है या टाइम है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल सुने। मसलन मैं लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट देखना चाह रहा हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर। ये बड़ा कॉमन एक्सपेरिमेंट है। दोबारा सुनना, लाइट इंटेंसिटी का इंपैक्ट देखना चाह रहा हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मुझे बताइए मैं इस एक्सपेरिमेंट में मेजर क्या कर रहा हूँ? लाइट इंटेंसिटी मेजर कर रहा हूँ या नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल्स मेजर कर रहा हूँ? यस जोहा, वली एंड एवरीबडी एल्स। अगर मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूं तो क्या मेजर कर रहे होंगे? यूज योर कॉमन सेंस। नंबर ऑफ बबल्स। तो जो चीज याद रखो, अक्सर बच्चे कंफ्यूज सर होते नंबर हैं। ऑफ बबल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बबल्स आप मेजर कर रहे होगे, इट मींस दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो, आप आसानी रख लो कि जो चीज, जो वेरिएबल आप खुद मेजर कर रहे होते हो, खुद मेजर कर रहे हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो चीज आप मेजर कर रहे होते हो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो जो फैक्टर पहले से मौजूद होता है या जिसे आपने एक्सपेरिमेंट से पहले तैयार किया होता है, उससे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हो। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप ये देखना चाह रहे हो कि कैफीन, अलग अलग टाइप्स की कैफीन का इफेक्ट क्या होता है हार्ट रेट पर। तो मुझे बताओ इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या मेजर करेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग कैफीन की टाइप्स का इफेक्ट क्या होता है हार्ट रेट पर, तो हम मेजर क्या करेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? रबी, तरीज, ऑब्वियसली द हार्ट रेट। तो हार्ट रेट वुड बी, बोलो बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैफीन विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज दैट क्लियर? थोड़ी बात एग्जांपल से समझ आ रही है? एग्जाम्पल यस से यस थोड़ी सर। थोड़ी सर। बात समझ आ रही है? ओके। एक और एग्जाम्पल सुनो। मसलन मैं कहता हूं कि अल्लाह आपका भला करे, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय a plant at during night time, amount of carbon dioxide released by the plant during night time and during day time। अब ये मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम बाय द प्लांट। अब बताइए इस एक्सपेरिमेंट में मैं क्या मेजर करूंगा? इस एक्सपेरिमेंट में क्या मेजरमेंट आएगी? जो मैं अमाउंट मेजर ऑफ कर रहा हूँ कार्बन। दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? तो दैट इज, बेटा वेरी गुड हो गया। इसका मतलब अब तुम लोगों को थोड़ी बात समझ में आने लग गई कि भाई जो चीज आप खुद ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मेजर कर रहे होते हो ना, वेरिएबल मेजर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में जो चीज मेजर की जा रही होती है दैट इज डिपेंडेंट। अगर आप समझ गए तो दूसरा वाला वेरिएबल ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया? ये तो एक्चुअल बात है, सही है ना? ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो यही है। और इसमें क्या होता है बेटा, याद रखिए, independent variable is always placed on x-axis and dependent variable is always placed on y-axis। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y-axis पे होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x-axis पे होता है। ये तो असली बात है, जो बात असल में है वो तो यही है। आपको इसीलिए असली बात पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई असली फिर असली होता है। क्या कहा हमने कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में दो तरह का डेटा होता है, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। जो चीज आप को एक्सपेरिमेंट से पहले या आप एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होती है, वो खुद उसका सैंपल तैयार करता है और उसका इफेक्ट स्टडी करता है किसी चीज पर, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो डिपेंडेंट के एस्पेक्ट से आप समझ लो। वाली बात समझ आती है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो वेरिएबल आप मेजर करते हो दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल ऑब्वियसली विल बी इंडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? रफीशान, वली, मनाहिल, अनस, अली अयाज, शाफी। चल, अब ओ लेवल में ना इसका एक जुगाड़ भी है।
और वो जुगाड़ मेरे ख्याल है ओ लेवल के बच्चे के लिए काफी आसान हो जाता है। देखो, जब भी आपको ग्राफ के लिए डेटा होगा, जब भी आपको ग्राफ के लिए डेटा दिया जाएगा, ये बड़ा सिंपल है, सिंपल जुगाड़ इसको कहते हैं। जब भी आपको ग्राफ के लिए डेटा दिया जाएगा तो ओ लेवल्स में ट्रिक फॉलो होती है, ठीक है। और ऑल्दो कि आगे जाके शायद ये ट्रिक फॉलो ना हो, क्योंकि डेटा इतना सिंपल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन यहां पर ये ट्रिक चलेगी। और वो क्या, कि ग्राफ में जो भी चीज, जो भी डेटा आपको लेफ्ट साइड पर दिया जाएगा, इस कॉलम में दिया जाएगा, दैट विल ऑलवेज बी पुट ऑन वाई एक्सिस, एंड जो राइट साइड पर दिया जाएगा दैट विल बी ऑलवेज बी पुट ऑन लेफ्ट वाला, सॉरी सर, लेफ्ट वाला जो है हमेशा वो आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, और राइट वाला हमेशा आपके पास आ जाएगा वाई एक्सिस पर। दिस इज द जुगाड़, दिस इज द ट्रिक, क्योंकि वो डेटा इस तरह का देता है एग्जामिनर कि ये ट्रिक हमेशा फॉलो होती है। दोबारा सुन लीजिएगा, आपको एग्जामिनर जो डेटा देगा ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, वो यूजुअली इस तरह के टेबल में देगा। तो उसमें आपको याद रख लेना है कि जो पार्ट, ये सिंपल है, अगर आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कंफ्यूजन रहती है, तो आप जो डेटा लेफ्ट कॉलम में दिया जाता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, और जो आपको राइट कॉलम में दिया जाता है दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका। नहीं यार, ओ लेवल्स में ओवर द इयर्स हम कराते आ रहे हैं, तो ओ लेवल्स में डेटा का पैटर्न यही रहता है। और असल में डेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाता है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट में दिया हुआ होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल राइट में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए कि आपको जब कोई डेटा दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट ही कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन, और यहां दिया हुआ है हार्ट रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन इन मोल पर डीएम क्यू। यहां पर आपको डेटा दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन स्लैश मोल पर डीएम क्यू, और यहां दिया हुआ है हार्ट रेट पर मिनट। ठीक है जी, अब यहां पर मिसाल के तौर पर एक रैंडम डेटा बना लेते हैं। यहां कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन 0.2 मोल, 0.4 मोल, 0.6 मोल, 0.8 मोल, और यहाँ हार्ट रेट देता है फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह आपका भला करे, 80, 92, 104 एंड 121। इस तरह से आपको डेटा दे देता है। तो बड़ा, नहीं बेटा अयाज बिल्कुल रिलायबल, मैं बताऊंगा क्यों अगर रिलायबल नहीं होगा यार, अजीब चवलों वाली बातें कर रहे हो। एक तो आसानी क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर से उस पर सवाल पे सवाल कर रहे हो। सवाल तो देखो, इंसान चवलों वाले सवाल नहीं करो। असली बात इसलिए बताई कि अगर कब डेटा इस फॉर्म में ना आए, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, डेटा आपको ग्राफ में ऐसी ही फॉर्म में मिलेगा, और वहां पर ये जुगाड़ चल भी जाती है। जुगाड़ क्या चल जाती है, असल में स्टैंडर्ड डेटा ऐसे लिखा जाता है कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले दिया हुआ होता है, डिपेंडेंट बाद में दिया हुआ होता है। तो इसी चीज को आप बच्चों की आसानी के लिए हम यूं कह देते हैं कि जो चीज लेफ्ट पे दी हुई है वो हमेशा कहाँ चली जाएगी बेटा, एक्स एक्सिस पर, और जो चीज राइट पर दी हुई है वो कहाँ चली जाएगी, वाई एक्सिस पर। प्लीज राइट इट डाउन ना, अगर कंफ्यूजन हो रही है। ये वाला टेबल हमेशा कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और ये वाली वैल्यूज हमेशा कहाँ जाएंगी, वाई एक्सिस पर। इस तरह से याद रख पाओगे कि इस ग्राफ का जब तुम टेबल बनाओगे, इस ग्राफ का जब टेबल बनाओगे, तो मेरे बच्चे क्या करोगे कि जो चीजें लेफ्ट पे दी हुई हैं उन्हें एक्स एक्सिस पे प्लेस करोगे, और जो राइट पे दी हुई हैं वो वाई एक्सिस पे प्लेस करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चल, अच्छा, अभी किसी ने एक और नया वेरिएंट पूछ लिया कि सर बाद में यूं भी डेटा दिया हुआ होगा। भाई अगर ऐसे डेटा दिया हुआ हो तो ऊपर वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पर, नीचे वाली वैल्यू वाई एक्सिस पर। प्लीज मेक दिस, अपने पास ये बना लो आइडेंटिटी के लिए। बेहतर तरीका, अगर आप अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वैसी भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए इस गड़बड़ को अवॉइड करने के लिए ये जुगाड़ भी याद रखो। ठीक है, मेक इट सिंपल फॉर योरसेल्फ। क्या कहा हमने, एक्स एक्स, जो जब आपको टेबल में दिया हुआ होगा तो लेफ्ट वाली जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे जाएगी, और राइट वाली वाई एक्सिस पे जाएगी। और है
वो एक्स एक्सिस पे जाएगा और नीचे वाला वाई एक्सिस पे जाएगा। भाई ये याद रहेगा या नहीं? और देखो ये कोई घर से बना के नहीं लाया हूं मैं, एक्चुअली जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन डेटा की है उसमें याद रखें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा पहले होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा बाद में होता है। इसलिए हमने कहा कि ऊपर वाला पहले आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और नीचे वाला वाई पे, या लेफ्ट वाला जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, राइट वाला वाई एक्सिस पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir, clear. Yes, sir. चलो चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो। अब मेरे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर हो गया। मैं फिर रिपीट कर दूं अब तक मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बता दिया कि अब आपको ग्राफ, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब पहला मसला हमने हल कर लिया, जो हमने यहाँ कहा था ना, आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल। कहाँ गया था, कहाँ लिखा था मैंने, वो कहाँ गया, आई स्लैब कहाँ चला गया, ये रहा। आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल में अब किसी को मसला तो नहीं है भाई? सबको क्लियर है कि जब आपको कोई भी सवाल, कोई भी डेटा दिया जाएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या तो आप सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअली चले जाएं कि जो वेरिएबल आपको मेजर करना है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो वाई एक्सिस पे जाएगा, और जो जो आप खुद कंट्रोल कर रहे हो दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स एक्सिस पे जाएगा। या आप उसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लो कि अगर इस फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो जो लेफ्ट कॉलम है वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट कॉलम वाई एक्सिस पे जाएगा, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो ऊपर वाला एक्स एक्सिस पे जाएगा, नीचे वाला वाई एक्सिस पे जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, clear, sir. Yes, sir. अब जल्दी से आ जाए। अब सबसे अहम बात, अब दो तरह का ग्राफ मार्केट में मौजूद है, एक है लाइन ग्राफ और एक है बार ग्राफ। ठीक है ना? दोबारा से इस पर वापस आते हैं मुद्दे पर। और एक और सवाल जो दरमियान में आया था किसी का, अब आहिस्ता से सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, बस तसल्ली से बैठना है आप। ठीक है ना? ग्राफ मेरे बच्चे, अब बड़ा बेसिक सा सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लाइन ग्राफ बनाना है या बार ग्राफ बनाना है? तो देखो, इसका एक सूरत तो हो सकता है कि एग्जामिनर साफ साफ लिख दे, एंड यू विल सी मल्टीपल क्वेश्चन जहां एग्जामिनर साफ साफ लिख देता है कि भाई ड्रॉ या क्या नाम है, प्लॉट द डेटा इन द ग्राफ, मेक अ बार चार्ट और टू मेक अ हिस्टोग्राम और टू मेक अ लाइन। और यानी एक तो है कि वाजे तौर पर एग्जामिनर खुद ही बता दे, जब बता देगा फिर तो गेम आसान हो गई। लेकिन अगर एग्जामिनर नहीं बता रहा तो आप कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई। आपको अगर एग्जामिनर ने बस बोल दिया कि ये डेटा है इसको ग्राफ में प्लॉट करो, तो आप कैसे पता चलेगा कि चार्ट बनाना है या अल्लाह आपका भला करे लाइन बनानी है? बड़ा सिंपल है। याद रखिए मेरे बच्चे, अगर आपको डेटा, यूजुअली आपको देखें डेटा इस फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे टेबल फॉर्म में। तो अगर मेरे बच्चे, मेरे नौनिहाल, तुम्हें डेटा दिया हुआ है इस तरह से कि ये जो एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी और वाई एक्सिस, ऐसे ही था ना, ये एक्स एक्सिस वाली है, वाई एक्सिस वाली है, सुनो, ये एक्स एक्सिस वाली, वाई Yes, एक्सिस वाली। yes, sir. मेरे बच्चे, अगर ये दोनों क्वांटिटीज न्यूमेरिक हैं, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, अगर ये दोनों क्वांटिटीज न्यूमेरिक हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने कहा था कि क्या कहा था अभी मैंने, कैफीन, कैफीन की बात की थी मैंने, तो कैफीन की वैल्यू दी हुई थी और हार्ट रेट दिया हुआ था। क्या डेटा था? 0.2, 0.6, 0.8, और यहाँ क्या था, 78, 90, 100। तो अगर आप गौर से देखें तो क्या ये दोनों वैल्यूज न्यूमेरिक में नहीं है? बोलो भाई, क्या दोनों नंबर्स हैं या नहीं है? Yes, sir. नंबर्स हैं या नहीं है? Yes, sir. नंबर्स हैं या नहीं है? तो याद रखिए, जब डेटा आपको न्यूमेरिक फॉर्म में दिया जाएगा तो आप उसका लाइन ग्राफ बनाएंगे। यानी जब दोनों क्वांटिटीज न्यूमेरिक में होंगी, दोनों क्वांटिटीज जब न्यूमेरिक में होंगी तो आप लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो फिर सर बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो आयात को खारिज शुरू हो गई। बेटा बार ग्राफ आप उस वक्त बनाएंगे जब एक क्वांटिटी न्यूमेरिक में होगी और दूसरी क्वांटिटी न्यूमेरिक में नहीं होगी। मसलन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपको दिखाता हूं। आपको एग्जामिनर कहता है कि एक क्लास में ये जेनेटिक्स का क्रॉस आ जाता है, जेनेटिक का डेटा आ जाता है। एक क्लास में ब्लैक, ब्राउन, वाइट और ब्लॉन्ड हेयर वाले बच्चे है जी। ब्लैक, ब्राउन, वाइट हेयर वाले, ब्लॉन्ड हेयर वाले बच्चे। ब्लैक बच्चों की तादाद है 22, ब्राउन बच्चों की तादाद है, ब्राउन हेयर्स वाले बच्चों की तादाद है 12, व्हाइट हेयर वाले बच्चों की तादाद है 2, ब्लॉन्ड हेयर वाले बच्चों की तादाद है 7। अब अगर आप इस डेटा को देखें
तो क्या नजर आ रहा है, क्या दोनों वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यूज हैं? अयाज अली सिर्फ धड़पड़ धड़पड़ शुरू कर देते हो, थोड़ा सब्र करो। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? यहाँ नजर आ रहा है आपको कि आपको एक वैल्यू न्यूमेरिक में दी गई है और दूसरी वैल्यू आपको एक डिफरेंट डेटा है, न्यूमेरिक नहीं। तो याद रखिए इन डेटास के लिए आप ग्राफ, लाइन ग्राफ बना ही नहीं सकते, आपको इनके लिए बनाना ही बार चार्ट होगा। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, आपको ये खुद अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि इसमें लाइन ग्राफ बार ग्राफ बन ही नहीं सकता, लाइन ग्राफ ही बनेगा। अरे भाई रैंडम मैंने नंबर्स उठा लिए, रैंडम वो उठा लिए, तुम लोग इस डेटा में कीड़े निकालने पर पड़े हो। सीखने वाली बात पर फोकस करो ना यार, अल्लाह के बंदो। तो क्या समझा सॉरी बेटा सर। मेरे बच्चे? आइडेंटिटी ऑफ द ग्राफ सबको क्लियर हो गई? आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल के बारे में इज एवरीबॉडी क्लियर? आइडेंटिटी यस ऑफ द सर। वेरिएबल Yes, sir. कौन एक्स एक्सिस पे जाएगा, कौन यस वाई सर। एक्सिस पे जाएगा? ओके, फिर ये क्या ये समझ आ गया कि लाइन ग्राफ कब बनाना होगा, बार ग्राफ कब बनाना होगा? यस सर। Yes, sir. चलो अच्छा, बेहतरीन हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आइडेंटिटी भी तुम्हें समझ आ गई, एक्स और वाई एक्सिस का जुगाड़ भी समझ में आ गया, तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि लाइन ग्राफ कब बनेगा और बार ग्राफ कब बनेगा। अब आ जाएं फाइनली मेरे बच्चे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं आपके सामने बेटा एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, और एक बार ग्राफ या एक जो है ना बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और दोनों के प्रिंसिपल्स को समझना है। ऑलमोस्ट दोनों के रूल सेम ही है, कुछ तब्दीलियां होती हैं, और वो सारी मार्किंग पॉइंट्स आपको समझ लेने एक गो में। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको एक झटके में ही बात समझ में आ जाएगी। तो लेट्स यूज दिस पेपर। सर बार में न्यूमेरिकल सिर्फ या वाई पर होगा? अबे हाँ भाई, और जी अंबर ऐसा ही होगा बेटा, वाई पे ही होगा मेरे बच्चे, अभी लिख के तो दिखाया आपको। ठीक हो गया। अब आ जाए मेरे बच्चे यहाँ एग्जाम्पल पर, ठीक है? ओए होए होए, तो पहले आपके सामने एग्जाम्पल रखने जा रहे हैं, बल्कि इसको बड़ा कर लेंगे, लाइन ग्राफ। चलें आज मिलके ड्रॉ करते हैं एक लाइन ग्राफ, ठीक है जी? कुछ बच्चे चैट में मैसेज कर रहे हैं उनकी मैथ की क्लास है। भाई इसकी कोई और क्लास है वो चला जाए, मैं क्या कह सकता हूँ? जिसकी कोई और क्लास है वो चला जाए, क्या बता दूं अनुषे? सर की एटीपी की कौन सी बुक लेनी है? बेटा बहुत अच्छे अनुषा, एटीपी के लिए कुछ भी लेना, ईयरली पास पेपर की बुक आपके पास होनी चाहिए। और जब जैसे हमारे एटीपी खत्म हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ वैसे वैसे होमवर्क करना है। चले जी, कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा। लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है जी? एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल। अच्छा मैं डेटा रैंडम ले रहा हूँ भाई, टोटल, ठीक है? मतलब ये मैंने कहीं से उठाया हुआ नहीं है, बस टोटल रैंडम डेटा ले रहा हूँ लाइन ग्राफ के लिए, ठीक है? तो आप समझ लें कि इस तरह का आपको डेटा दिया हुआ है, और चूंकि ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा आती है एग्जाम में, तो मैं जो मुझे इस वक्त जहन में आ रही है मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको कहता है भाई, लेट्स से कि अल्लाह आपका भला करे, एक तरफ दे रही है आपको एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। कौन है भाई, किसका माइक खुल रहा है? तला, क्या हो गया भाई? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरी तरफ दे दिया टाइम टू ब्रेक अमाइलेज स्टार्च। आपको उसने दो चीजें दे दी, टाइम टू ब्रेक स्टार्च स्लैश मिनट्स। स्लैश मिनट्स का मतलब यूनिट भी देगा। याद रखें ग्राफ में यूनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जब हम ग्राफ को लेबल करेंगे यूनिट भी लेबल करेंगे। आपको दो चीजें दी हुई है बेटा, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब एंड टाइम टू ब्रेक स्टार्च इन मिनट्स, वो भी आपको दिया पर मिनट। ठीक हो गया? अब मैं रैंडम फिगर उठाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, जस्ट टू कीप इट्स सिंपल, मैं होल नंबर्स ले लेता हूँ, 2 4। भाई ये माइक किसका खुल रहा है? मैं क्लास से बाहर निकालूं क्या? उफक नदीम आपका माइक खुला हुआ है, पीछे से आवाजें आ रही है। 2 4, जस्ट रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूं बेटा। 2 4 6 8 10। ठीक है जी? कि भाई ये एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है, 2 मोल पर डीएम क्यूब, 4 मोल पर डीएम क्यूब, 6 मोल। चलो बल्कि ये तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसको डेसिमल में ले लेते हैं। 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, 0.4 मोल पर डीएम क्यूब, 0.6 मोल पर डीएम क्यूब, इसी तरह 0.8 मोल पर डीएम क्यूब और 1.0 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमने एक तरफ ले लिया, और यहाँ टाइम ले लेते हैं मिनट्स में। तो यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे, लेट्स से
5 सेकेंड्स यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 15 सेकेंड्स, यहाँ ले लेते हैं 12 सेकेंड्स, यहाँ ले लेते हैं 8 सेकेंड्स, यहाँ ले लेते हैं अल्लाह 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 खैर करे 4 सेकेंड्स, और यहाँ ले लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, दैट्स अ टोटली रैंडम गेस। बस ऐसी जो फिगर्स आए, असल तो मकसद है टेबल तो वो आपको देगा ना, प्लॉटिंग सीखनी है कि प्लॉटिंग में क्या गलती करते हैं। तो मेरे बच्चे आए, अब ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आई रियली नीड योर अटेंशन। ठीक है, ताकि आप एक दफा में इस ग्राफ को अच्छे से समझ सकें। मैं ऐसा करता हूँ, उसको साइड में लगा लेता हूँ ताकि साइड बाय साइड एक साथ देखें हम। ठीक है जी, सर एक्सक्यूज साइड मी। बाय साइड देखने की कोशिश। जी बेटा। सर बस मैं जानने वाला हूँ, मेरी मैथ्स क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन मुझे एक सवाल करना था। जैसे आपकी वीडियोस वगैरह हैं, मुझे कहाँ से मिलेंगी? बस आप दुआ करते रहे तो कहीं से मिल जाएंगी, दुआ करना शर्त हैं? है। अरे भाई, वीडियो मिलेगी आपके ग्रुप पर या हसनैन को बहुत दफा कॉल करने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये एटीपी की वीडियोस भी उसी के अंदर होंगी? एटीपी की अलग से मिलेंगी, कोई वीडियो पैकेज थोड़ी आ रहा है भाई। तो आप जो वीडियो डिमांड करेंगे वो वीडियो मिल जाएगी आपको। चलें ठीक है, मैं उनसे ले लूँगा। चल, अब जज़ाकल्लाह, जल्दी से बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बाबा टाटा घर को। चलो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम क्या करने लगे, क्या हमें पता है कौन से को एक्स एक्सिस पे लेना है, कौन से को वाई एक्सिस पे लेना है? यस और नो बेटा? दिस क्वांटिटी विल बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड दैट क्वांटिटी विल बी टेकन ऑन, बोलो बेटा, वाई एक्सिस। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ये आपके पास एक्सिस आ गए। अब बेटा एक्सिस ड्रॉ करते हुए पहली चीज जो आपने गलती नहीं करनी है वो क्या है? एक तो आप फुल स्केल लेते हो जैसे कि मैंने बताया, और मेरे बच्चे फुल स्केल लेने के बाद ग्राफ देखो खत्म नहीं हो जाता। तो फुल स्केल लेते हो, और फुल स्केल लेने के बाद आप उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन शो कर देते हो, जो आमतौर पर जीरो होता है। आमतौर पर वो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन जीरो होता है। सबसे पहले आपने फुल स्केल बना लिया, और फुल स्केल बनाने के बाद पॉइंट ऑफ ओरिजिन जीरो शो कर दिया। ये पहला काम। जो इसमें गलती होती है वो क्या होती है, लिसन वेरी केयरफुली बेटा। गलती होती है, तो जब हमने डायग्राम्स की बात की थी तो हमने कहा था कि पेंसिल को आपने हल्के हाथ से चलाना है, इतना गड़ा के नहीं चलाना कि लाइन मोटी हो जाए। लेकिन बेटा ग्राफ में ये गलती नहीं करनी है। देखो ग्राफ पे लाइंस पहले से बनी हुई होती है, तो अगर आप उस पर बहुत ही हल्की पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन विजिबल ही नहीं होगी, और समझ में ही नहीं आएगा कि आपने ग्राफ कहाँ ड्रॉ किया है। इसलिए याद रखें, ग्राफ के लिए जो लाइंस आप बनाएं वो थोड़ा सा आपने पेंसिल को प्रेस करके यूज करना है, ताकि ग्राफ की लाइन डार्कर हो और जो ग्राफ पेपर की लाइंस हैं उससे अलग दिखे। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे सफाई के चक्कर में ना हल्के हाथ से बना देते हैं। तो यकीन कीजिए ना, प्लॉटेड पॉइंट्स क्लियरली दिख रहे होते हैं और ग्राफ के एक्सेस तो देखिए। अच्छा, अब मेरे बच्चे आपने सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्सिस में ओरिजिन शो कर दिया। अब आ जाए एक्सिस की लेबलिंग। अगला पॉइंट क्या है? एक्सिस की लेबलिंग। तो आप एक्सिस की लेबलिंग कैसे कर सकते हो? इस पे क्या आ जाएगा, आप लेबल करो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन पर मोल पर डीएमक्यू, और यहां क्या लिख दोगे? सर उल्टा लिख दिया आपने। टाइम टू। जो जो वैल्यू लिखी हुई है बेटा एज इट इज लिख दोगे। क्या लिखोगे? टाइम। सर उल्टा लिख दिया आपने। ओ सॉरी 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 सॉरी। ओके, यहां आ जाएगा हमारे पास क्या बेटा? टाइम टू ब्रेक स्टार्च पर मिनट। यूनिट लाजमी लिखना है बच्चों। और यहां क्या आ जाएगा? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। इज दैट क्लियर बच्चों? इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस लेबलिंग? याद रखें, Yes, लेबल जब sir. आप करेंगे तो लेबल में दो तीन बातों का ख्याल रखिएगा बेटा, कि एक तो लेबल थोड़ा सा दूर हट के करें, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी नंबर्स पॉइंट्स भी लगाने हैं। तो अगर बहुत ज्यादा क्लोज लेबल किया हुआ होगा तो वो गंदगी हो जाएगी। इसीलिए बाज दफा आप यहाँ शुरू में लेबल कर लेते हैं, बट स्टैंडर्ड ग्राफ में याद रखें लेबल्स ऐसे साथ साथ होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो बस थोड़ा सा गैप रख के लेबल करें, ताकि जो है ना वो
ग्राफ गंदा ना लगे, ग्राफ में क्लैरिटी रहे, ग्राफ में खूबसूरती रहे, सफाई रहे। ये समझ आता है सबको बेटा? अब इसके बाद आगे चलते यस हैं सर। मेरे बच्चे। अब उसके बाद आ गया स्केल सिलेक्ट करना ग्राफ का। नाउ स्केल सिलेक्ट करने के लिए यू नीड टू लुक एट द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑन एवरी स्केल। आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लो, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 और 1 मैक्सिमम फिगर है। तो आपने मैक्सिमम ग्राफ इस्तेमाल करना है, तो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, देयर इज नो नीड टू गेट पैनिक। आप आइडिया कर लो, जैसे मैं पहले से आइडिया कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 0.2 रखूं, यहाँ पर 0.4, देखो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, बॉक्सेस यहाँ इस पिक्चर में उतनी शायद क्लियर ना हो, लेकिन आपको नजर आ रहे होंगे। ये 0.2 अगर मैं 2 बॉक्सेस पे रख लूं, फिर 2 बॉक्सेस के बाद में 0.4 रख लूं, फिर 0.6 रख लूं, फिर 0.8 रख लूं, तो क्या मेरा पूरा ग्राफ इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, छोटा पड़ रहा है। तो इसका मतलब है मैं ग्राफ को क्या करूंगा, ये लार्ज बॉक्स को 0.2 लिया, इसको 0.4 लिया, इसको 0.6 लिया, इसको 0.8 लिया, इसको 1 लिया, तो अब आप देखिए मेरा आधा ग्राफ इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बॉक्स वाले लाइन पर जा रहा हूं, तो या तो मेरा ग्राफ बिल्कुल शॉर्ट हो रहा है, या मेरा ग्राफ बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, ग्राफ पूरा प्लॉट नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके दरमियान वाले स्केल पे जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? आप क्या करोगे, आप कहोगे यार मैं यहाँ 0.2 ले लेता हूँ, फिर लाइंस दिख रही है तुम लोगों को, मैं यहाँ 0.2 ले लेता हूँ, यहाँ 0.4 ले लेता हूँ, यहाँ 0.6 ले लेता हूँ, फिर यहाँ 0.8 ले लेता हूँ, और फिर ले लेता हूँ। इस प्लॉटिंग में मैक्सिमम ग्राफ इस्तेमाल हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस। बात समझे नहीं समझे? कि अगर मैं देखो बॉक्स बाय, मैं एक बार करके दिखा दूं, अगर मैं बॉक्स बाय बॉक्स लेता, ये देखो 1 2, उसके बाद फिर ये बॉक्स आता है, ये 3, फिर 4 और ये 5, तो ये तो आधे ग्राफ में पूरा हो गया। इसका मतलब है मुझे बड़ा स्केल लेना है, और अगर मैं बड़ा स्केल लेने जाता हूँ, ज्यादा बड़ा लेता हूँ, ये कॉमन मिस्टेक है, इसका पहले से देखना होता है। आप पेंसिल से पहले से देख लो, ये नहीं कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देख लो, फिर ग्राफ गंदा होगा, बार बार मिटाना पड़ेगा। अगर आप 2 2 बॉक्सेस करके लेते हो, एक, फिर उसके बाद ये 2 बॉक्सेस के बाद ये, फिर 2 बॉक्सेस के बाद ये, फिर 2 बॉक्सेस के बाद ये, तो फिर आप देखोगे ग्राफ आपका छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आपको दरमियाने उस पर जाना पड़ेगा। ये ग्राफ जो मैंने उठाया ये बिल्कुल ही ब्लर है, वरना इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जितने बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं उसको आप नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रैंडमली वैल्यू रख रहा हूँ, जितना मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, 1.5 बॉक्स के हिसाब से। तो लेट से इसको मैं कह देता हूँ 0.2, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कह देता हूँ 0.4, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कह देता हूँ 0.6, फिर मैं यहाँ कह देता हूँ अल्लाह भला करे 0.8, और फिर मैं यहाँ कह देता हूँ 1। तो अब आप देखें ये मैक्सिमम ग्राफ इस्तेमाल हो गया, यस और नो एवरीबॉडी? यस। Yes, sir. Yes, sir. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राफ की स्केलिंग आपकी मैक्सिमम हो और इक्वल हो। अब आ जाए वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर मैंने कितनी वैल्यूज रखनी है, देखो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15। तो मैं उसी हिसाब से सोचूंगा कि अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं और 2 से शुरू करूं, 2 और क्या नाम है, फिर 2 2 करके रखता जाऊं, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो क्या मेरा 70-80% इस्तेमाल हो रहा है या कम हो रहा है? बेटा बोलो शाबाश। अगर मैं एक एक बॉक्स पे 2 2 यूनिट रखूं, तो मेरा ग्राफ पूरा इस्तेमाल हो रहा है, कम हो रहा है? बोलो बेटा, कम हो रहा है ना? यस। हेलो? Yes, sir. तो मेरे बच्चे अब लिसन वेरी केयरफुली, हम क्या कर सकते हैं फिर? इसका मतलब है हमें स्केल थोड़ा सा बड़ा करना होगा। आप स्केल कैसे बड़ा कर सकते हो? आप स्केल इस तरह से ले लो, यहाँ पर आपने 5 ले लिया, यहाँ पर आपने 10 ले लिया, यहाँ पर आपने 15 ले लिया, सिंपल हो गया। आपने स्केल बड़े गैप से ले लिया, आपके पास 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, क्या मैक्सिमम ग्राफ इस्तेमाल हो गया, यस और नो? Yes. Yes, sir. यस। अब आपने सीधे सीधे पॉइंट प्लॉट करने होते हैं। तो पॉइंट प्लॉटिंग इज समथिंग जो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको करनी होती है। और पॉइंट प्लॉटिंग के पॉइंट समझ लीजिए कि पॉइंट जब कोई भी आप प्लॉट करोगे, बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट की प्लॉटिंग में जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं, मसलन आपने एक पॉइंट प्लॉट किया, अब जब आप पॉइंट प्लॉट करते हो उसे मार्क करना होता है कि आपने कौन सा पॉइंट प्लॉट किया। मान लीजिए अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया, तो याद रखें मैं इस पॉइंट को यूं अगर खाली शो कर दूं तो दिस इज इनकरेक्ट बच्चों। अगर मैं उस पॉइंट को यूं शो करके आ गया तो दैट वुड बी काउंटेड एज इनकरेक्ट, ठीक है?
आप या तो पॉइंट को शो करोगे डॉट विद अ सर्कल, सर्कल इन सर्कल डॉट, या आप पॉइंट को शो करोगे सिंपल क्रॉस से, या आप पॉइंट को शो करोगे क्रॉस विद इन अ सर्कल। आप बस ये तीन सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, जब आप पॉइंट प्लेस कर रहे होते हो तो आप ऐसे डॉट लगा देते हो। अगर आपने सिर्फ डॉट लगाया है बेटा, ये गलत होगा, इसको मार्क नहीं किया जाएगा। तो जब आप पॉइंट की लेबलिंग करने जाते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने या तो उसे डॉट लगा के इंसर्कल डॉट लगाना है, या क्रॉस लगाना है, या इंसर्कल क्रॉस लगाना है। अच्छा, क्रॉस लगाते हुए बच्चे बहुत गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, अब क्रॉस लगाने, मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं डॉट लगाता तो ठीक करता, तो डॉट को लगा के सर्कल करते हैं, ये ज्यादा बेटर तरीका है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर क्रॉस लगा रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, अब लेट से पॉइंट सिलेक्ट करना था ये वाला, अब जब क्रॉस बनाने गए तो क्रॉस आगे पीछे कर दिया, तो ये फिर गलत हो जाएगा। इसलिए अगर क्रॉस बनाने जा रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप सही क्रॉस बना रहे हैं। मान लीजिए अगर ये पॉइंट है तो आपका क्रॉस ऐसे होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और क्रॉस के ऊपर भी सर्कल कर लें तो बेहतरीन है, क्योंकि तीन ही सिंबल्स अलाउड हैं मार्किंग में, एक डॉट इन सर्कल, एक क्रॉस अकेला, एंड एक क्रॉस इन सर्कल। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? Yes, sir. नहीं बेटा, पॉइंट्स पेन से नहीं लगा सकते, यू नीड टू, ग्राफ का सारा काम पेंसिल से होता है बेटा, ग्राफ का सारा काम पेंसिल से होता है। तो आप पॉइंट भी पेंसिल से लगाएंगे, और पेंसिल से मेरे बच्चे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है कि पेंसिल से जब आप बना रहे हो तो पेंसिल अगेन आपकी इतनी डार्क हो कि वो विजिबिलिटी में इशू ना बन जाए। ठीक है, विजिबिलिटी में इशू ना बन जाए। इज दैट क्लियर? यस। बेटा ग्राफ का सारा काम आप पेंसिल से करें, ठीक है? आप बॉल पेन इस्तेमाल करते हैं आप करें, लेकिन ग्राफ के लिए इट्स रिकमेंडेड, ग्राफ क्या, एवरीथिंग विच यू ड्रॉ, ग्राफ भी आप ड्रॉ करते हो, एवरीथिंग विच यू ड्रॉ शुड बी इन विद पेंसिल। ठीक हो गया? तो ओके आपको बेटा सर। बताने का समझाने का मकसद क्या था, देखो अब इस ग्राफ पे मार्किंग कैसे कैसे मिलेगी। तो आपने क्या किया, आपने क्या क्या किया बेटा, आपने जनाब अली जो भी रैंडम पॉइंट से, मैंने रैंडम पॉइंट बना दिए। मान लीजिए आपने ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है, आप अपने प्लॉटिंग के हिसाब से लगा रहे हो, आपने यहाँ लगा दिया। अब उसके बाद एग्जामिनर ने कहा इसको जोड़ें। जब एग्जामिनर ने आपको चॉइस दे दी ना कि इसको जोड़ें, तो मेरे बच्चे आप क्या करोगे, फिर इसको आप अपनी मर्जी से जोड़ोगे। आप चाहो तो हाथ से जोड़ लो, लाइक दिस, फ्री हैंड जिसको कहते हैं। आप इसको ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे करके जोड़ लो, अगर एग्जामिनर ने नहीं बोला। और अगर एग्जामिनर ने कहा है कि इसको आपने इस रूल्ड लाइन से जोड़ना है, फिर आप स्केल स्केल लोगे, रूलर लोगे, और रूलर से दो पॉइंट्स को जोड़ोगे, फिर दो के बाद तीसरे पॉइंट को जोड़ोगे। मेरी बात समझना, जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ बेटा, पॉइंट ना रह जाए कहीं पर। क्या कहा मैंने, वंस यू हैव प्लॉटेड द वैल्यूज, वंस यू हैव प्लॉटेड द वैल्यूज, मेरे बच्चे अब आपको एग्जामिनर कहता है जॉइन द प्लॉटेड पॉइंट्स। ये नहीं बताता कि कैसे ज्वाइन करने, तो याद रखें फिर आपकी मर्जी है। आप चाहें तो हाथ से ज्वाइन कर दें सीधा सीधा लाइक दिस, या आप चाहें तो रूल लाइन बना दें, स्केल रखें यहां से यहां तक रूल लाइन बनाएं। ठीक है, मेरी तो ये पेंसिल टेढ़ी हो रही है बार बार, उसकी वजह से आप क्या करें, स्केल रखें, एक लाइन बनाएं, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें, फिर स्केल रखें, एक लाइन बनाएं, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें, तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। अगर एग्जामिनर ने तुम्हें नहीं कहा कुछ भी, अगर एग्जामिनर ने कह दिया है कि रूल लाइन ही बनानी है, तो फिर रूलर रख के ही बनानी होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसमें एक सवाल आता है कि सर ये लाइन ओरिजिन से नहीं बनाएंगे। याद रखें, अगर एग्जामिनर ने नहीं बोला है तो आप इसे ओरिजिन से नहीं बनाएंगे, इसे वहीं से शुरू करेंगे जहां से डेटा शुरू हो रहा है। अक्सर बच्चों को खारिश होती है, हर लाइन को ओरिजिन से शुरू कर देते हैं। अगर एग्जामिनर ने बोला, अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई करेगा फिर जरूर करेंगे, वरना अगर आपके डेटा में जीरो का कोई फिगर नहीं है, आपके डेटा में 0.0 का कोई फिगर नहीं है ना भाई, तो इसलिए इस पॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब एक सवाल आ गया कि सर एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है। बड़ा आसान है बेटा, बाज दफा एग्जामिनर क्या कहता है, ग्राफ बनवा लेता है और ग्राफ बनवाने के बाद बोलता है कि लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर। एक्स्ट्रापोलेट का सिंपल मतलब क्या होता है कि लाइन को जहां पर आपका पॉइंट खत्म हुआ वहीं पर स्केल रख के उसी डायरेक्शन में, समझना, लाइन को स्केल रख के, ये केमिस्ट्री फिजिक्स में भी काम आएगा, ये वहीं पर आगे खींच दें, स्केल रखे वहीं पर ही आगे भी खींच दें, और वहीं पर उसको पीछे भी खींच दें। इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। क्या कहा मैंने,
एक्स्ट्रापोलेशन अगर एग्जामिनर कहेगा तो करनी होती है। बाज दफा एग्जामिनर आपसे बेटा ग्राफ बनवाता है और ग्राफ बनवाने के बाद क्या बोलता है कि ग्राफ ड्रॉ कर दें और उसके बाद एक्स्ट्रापोलेट कर दें ग्राफ। सर मेरा एक्स्ट्रापोलेट, आपसे एक सवाल है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, दरमियान में कट करोगे क्या? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो मेरे बच्चे एक्स्ट्रापोलेशन में क्या गेम होती है कि आपने जब एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो जहां पर भी वो ग्राफ के पॉइंट्स आ रहे हैं वहां से उसी डायरेक्शन में आगे और पीछे आप लाइन को एक्सटेंड करते हैं। आगे आप आगे वाले वाई एक्सिस पे जाके टच कर देते हैं जहां तक ग्राफ है, और पीछे पीछे वाले वाई एक्सिस पे जाके टच कर देते हैं। इसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। कोई सवाल बच्चा पूछ रहा था, तो ये पार्ट हमारे ग्राफ का क्या है बेटा? एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेटेड ग्राफ है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब यस पूछ सर। तो, अब बेटा ये क्या पूछे जिसने हैंड रेस किया हुआ है? जी बेटा बोले। अब बोले बेटा, ये हैंड रेस जिसने किया हुआ था, प्यारी बच्ची। अरे प्यारी बच्ची कैसे नाम था? बोलो बेटा क्या सवाल पूछ रहे थे? कहाँ चले गए? हेलो, अब गायब हो गया लड़का। मेरे बच्चे बाकी सबको क्लियर है? ये समझ आता है बेटा या नहीं आता? यस सर। तो मेरे बच्चे, यस सर। अब लाइन ग्राफ में आपको कोई माई का लाल नंबर नहीं काट सकता। लेट मी राइट दी मार्किंग पॉइंट्स। इस ग्राफ में आपको मार्किंग पॉइंट्स किस किस चीज के मिले, लेट मी राइट इट फॉर यू। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके पास अगर आपने किए हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर ग्राफ। पॉइंट नंबर 1 आपको मिलेगा जब आप एक्सेस ड्रॉन करेक्टली। क्या मतलब? जो मैंने बताया कि बच्चे अंदर बना देते हैं, यूं करके बना देते हैं, या एक्सेस बनाते हैं, ओरिजिन नहीं दिखाते, या इसकी कंटिन्यूएशन नहीं दिखाते। ये कंटिन्यूएशन नहीं दिखाई या ओरिजिन नहीं दिखाया तो आपके मार्क कटेंगे। तो यानी मैं लिख भी देता हूं इसमें, एक्सेस ड्रॉन करेक्टली, यानी ओरिजिन भी दिखाना है इसमें, एक्सटेंशन या एरोज भी दिखाने हैं। ठीक है, एंड फुल स्केल पर ग्राफ बनाना। ये पहला पॉइंट मिला आपको। दूसरा पॉइंट बेटा आपको मिला जब आप लेबल करोगे एक्सेस को, लेबलिंग एक्स एंड वाई एक्सेस करेक्टली विद यूनिट्स। यूनिट नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। अक्सर बच्चे क्या लिखते हैं जल्दबाजी में, आपने बस लिख दिया एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। टेबल में लिखा हुआ था एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन स्लैश मोल पर डीएम क्यूब। आपने क्या किया, सिर्फ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। बेटा यू विल लूज द मार्क, यू विल लूज द मार्क, रिमेंबर यू विल लूज द मार्क। आपका मार्क कट जाएगा, आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपका मार्क कट जाएगा अगर यूनिट लिखा हुआ था टेबल में और आपने नहीं लिखा। ठीक हो गया? उसके बाद आ गया तीसरा। तीसरा पॉइंट बेटा आपको मिल जाएगा, मोर देन 80% ऑफ बोथ एक्स एंड वाई एक्स। ये पॉइंट मैं घर से नहीं लाया हूं बेटा, ये पॉइंट इस वक्त मैंने मार्किंग स्कीम खोली हुई है और मार्किंग स्कीम से लिख रहा हूं कि आपको ग्राफ के जो लाइन ग्राफ कोई भी होता है उस पर मार्किंग एग्जामिनर किन बेसिस पे कर रहा है। तो ये पॉइंट्स है, मोर देन 80% ऑफ बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस आर यूज्ड, कि आपने एक्स और वाई दोनों एक्सिस को, ये नहीं सिर्फ एक्स एक्सिस को, एक्स और वाई दोनों एक्सिस को 80% पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है। उसके बाद आ जाता है बेटा चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट आपको मिलता है मेरे बच्चे, करेक्ट प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट वैल्यूज। यानी जो वैल्यूज दी हुई थी उनको आपने करेक्टली प्लॉट किया है यूजिंग करेक्ट सिंबल्स। करेक्ट सिंबल का मतलब क्या बताया था मैंने? करेक्ट सिंबल क्या क्या है? या तो क्रॉस है, या डॉट इंसर्कल्ड है, या नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी तो नहीं, उसने बोला है, मना क्या? क्या अबे क्रॉस। किसका माइक खुला हुआ जिंदगी है? तो जाएगी। चले जी बेटा, यहां तक बात समझ आती है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, यस सर। और पांचवा पॉइंट आपको मिलता है मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, जब ज्वाइनिंग ऑफ प्लॉटेड पॉइंट्स एज पर द क्वेश्चन।
कि आपने जैसे क्वेश्चन में कहा स्ट्रेट लाइन बनाओ, आपने स्ट्रेट लाइन बनाई। क्वेश्चन में कहा एक्स्ट्रापोलेट करो, आपने एक्स्ट्रापोलेट किया। क्वेश्चन में कहा कि कर्व बनाओ, आपने कर्व बनाया। क्वेश्चन में कहा कि जनाब आली अल्लाह भला करे आपका ओरिजिन से कनेक्ट करो, आपने ओरिजिन से कनेक्ट किया। ठीक है ना। तो रूल लाइन बनाओ, आपने रूल लाइन बनाई। तो जब ये 5 बातें आप पूरी करते हैं, यू गेट फुल मार्क्स इन योर ग्राफ। समझ आती है या नहीं आती बेटा? यू गेट फुल मार्क्स इन योर ग्राफ। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर बच्चे? यस सर। तो बेटा बच्चा लिसन वेरी केयरफुली, लेट मी गो बैक टू द इनिशियल डिस्कशन। ग्राफ चार्ट एंड एनालिसिस के पार्ट पर हम आ गए। ग्राफ और चार्ट इसमें 5 नंबर का, एनालिसिस भी 5 नंबर की। ग्राफ हम बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के लिए पढ़ते हैं। ग्राफ में लाइन ग्राफ और बार ग्राफ है। लाइन ग्राफ के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। ज्वाइन सिंपल प्लॉटेड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए कह सकता है, जहां पर आपकी मर्जी होती है। स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो रूलर से बनाओगे, कर्व होगा तो हाथ से बनाओगे, एक्स्ट्रापोलेट करना होगा तो जहां तक ग्राफ बनाया है उसके आगे और पीछे दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दोगे उसी डायरेक्शन में। और इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा क्या करता है, इंटरसेक्टिंग, ये भी सुन लो। बात क्या करता है, बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ। क्या होता है उसमें, ये बहुत ज्यादा आता है। इस तरह देखो, इस तरह से बना रहा हो। ये आपने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए, समझना बच्चे, और लेट्स सपोज कुछ पॉइंट्स यहां कहीं आए। लेट्स सपोज कुछ पॉइंट्स यहां पर प्लॉट हुए, ऐसे आए। अब कहता है कि ज्वाइन द ग्राफ और प्लॉट द ग्राफ इन अ वे दैट ड्रॉ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब क्या तरीका होता है, आपने एक ग्राफ ये बना लिया, उसके बाद दूसरा जो आपकी लाइंस बनी वो ये बनी, आपने इसको यूं ज्वाइन किया, ये दूसरी लाइन बनी, और फिर आपने इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए क्या किया, इसी लाइन को एक्सटेंड किया इसी डायरेक्शन में और यहां जाकर इसको इंटरसेक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनाई दोबारा देखो, मैं थोड़ा दूसरे ग्राफ में दिखा देता हूँ जो कि थोड़ा सा बेटर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दे दे। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का ग्राफ बन रहा था, एक पॉइंट यहां आ रहा था, लेट्स से एक पॉइंट यहां कहीं पर आ रहा था, और इसी तरह एक पॉइंट यहां कहीं पर आ रहा था, और उसके बाद एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां आ रहा था। ठीक है ना। अब आपको उसने कहा कि ज्वाइन प्लॉट द ग्राफ और ज्वाइन देम विद इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपने कहा यार ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, इनको एक लाइन में ज्वाइन किया, ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, इनको एक लाइन में ज्वाइन किया, और फिर ग्राफ में उसने बोला था इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, तो बेटा यहां से लाइन को इसी डायरेक्शन में खींचा और ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। कोई मसला तो नहीं है? आज जितनी भी बातें बताई हैं सबको क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। सर। अच्छा, हमारी डिटेल चूंकि काफी यस डिटेल सर। हो जाती है इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। आई थॉट कि मैं ग्राफ बार चार्ट भी समझा दूं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी टाइम अप्रोप्रिएट रह गया है बार चार्ट समझाने के लिए, तो इसलिए मेरे बच्चों में उन्होंने हाल इसको फिलहाल यहीं पर डन एंड डस्टेड करते हैं। ग्राफ में लाइन ग्राफ को मैंने समझा दिया, बार चार्ट में आपको जरूर बना के दिखाऊंगा, और ये जिस तरह यहाँ पर पॉइंट समझाए वैसे उसके लिए भी पॉइंट समझा दूंगा। अयाज पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये अच्छे समझ में आ गया तुम्हें या नहीं आया? will we get the ATP homework checked back or not? Yes बेटा, उसकी चेकिंग चल रही है and you will get response on your email या जैसे भी आपने भेजा। सर वो कॉपी हमें चेक होके मिलेगी या सिर्फ रिमार्क्स मिलेंगी, क्योंकि सिर्फ रिमार्क्स तो मिल रहे थे। सिर्फ रिमार्क्स मिलेंगे बेटा, एक एक कॉपी को। ओके सर। हाँ जी, रिमार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो मेरे बच्चे, अच्छा जी, रेगुलर क्लासेस जो है नहीं मेरे बच्चे, रमजान के अंदर थोड़ा सा मसला आया था पहले हफ्ते में, अब चल रहा है रमजान। आप जो सीआई ट्यूटर्स वाले बच्चे हैं इनकी रेगुलर क्लास जो है सैटरडे संडे को बैठेगी। सैटरडे संडे का मतलब हो गया सैटरडे और संडे, और मैंने उसका ग्रुप पे डाला भी था कि वो टाइमिंग जो है आपकी 12 या 11 बजे, 11 बजे मैंने रखा था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि उनका कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास है तो शायद 12 बजे से होगी। 12 बजे से 1:30 बजे तक की आपकी क्लास होगी सैटरडे को, और संडे को आपकी रेगुलर क्लास। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।